तो ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या कहा था कि हम आपको तो बहुत पहले 1917 में ही आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे चुके हैं। एंड देन उसके बाद आता है दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, क्या आता है आपका दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन में कांग्रेस का ये पूरी एक मतलब एक तरह की मीटिंग थी इसमें। ये 2 नवंबर 1929 में हुआ था। और इसमें क्या था, उनका जो मोटिव था वो डोमिनियन स्टेटस की मांग थी। ठीक है, और क्या था इनका कि कांग्रेस का जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो मेजॉरिटी लेवल पे हो, कांग्रेस मेजॉरिटी लेवल पे रिप्रेजेंट करे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करें। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कांग्रेस ने अपनी बातें वहाँ पर डिस्कस की कि ऐसा ऐसा हम लोग कर सकते हैं, मतलब हमारी मेजॉरिटी होगी और हमारा डोमिनियन स्टेटस होगा। तो फिर उसके बाद अगला जो है स्टेप आता है वो होता है आपका, ठीक है, इसमें इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी, जैसे कांग्रेस की मेजॉरिटी हो, और दूसरी बात कि जितने हमारे कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ये भी इन्होंने कहा था कि टू फ्रीड प्रिजनर, ठीक है, जिनको बंद कर लिया गया है किसी छोटे मोटे केसेस में उनको रिहा कर दिया जाए। अब गांधी जी का स्टेप क्या था, गांधी जी ने यहीं से स्टार्ट कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, इसके तहत उन्होंने किया क्या, सिविल डिसोबीडियंस को लेकर उन्होंने सबसे पहले 11 सूत्रीय मांग की, मतलब इन्होंने 11 चीज़ों की मांग की, 11 पॉइंट्स थे इनकी मांगें थी। ठीक है, और इन्होंने एक अल्टीमेटम इन्होंने भी दे दिया था कि 31 जनवरी 1930 तक का टाइम है आपके पास, हमारी ये 11 बातें आप मान लीजिए। तो बहुत सारी बातें थी, जैसे शराब को बैन कर दिया जाए, ठीक है, और रुपए का लेवल बढ़ा दिया जाए, काश्तकारों के लिए काम किया जाए, किसानों के लिए, मतलब सबके लिए थोड़े थोड़े डिमांड्स, हमारे आदमियों को छोड़ दिया जाए जितने अंदर बंद है, ये सब। ठीक है, तो लगभग बातें इनकी जो है जितने भी वेलफेयर वाली बातें थी या जितनी भी बातों को ये लोग इतने दिनों से डिमांड्स कर रहे थे वो सब इसमें उन्होंने लिखा था। फिर जो है फरवरी में गांधी जी ने एक बैठक की और उसके बाद इन्होंने नमक को अपना एक सेंटर पॉइंट बनाया सिविल डिसोबीडियंस का। क्यों, ये एक तो नमक सबसे सस्ती चीज़ होती है और वो हर गरीब आदमी उसको यूज़ करता है। ठीक है, और फिर उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो इसलिए उन्होंने इसी को शुरू किया कि यहाँ से शुरू करते हैं और जब अंग्रेज हमें कुछ करेंगे तो हम अपना अगला स्टेप लेंगे, है ना। जाहिर सी बात है वो एंटी डिफेंस में कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर उन्होंने चैलेंज किया कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम जो है जो आपने हमारे लिए सॉल्ट लॉ बना के रखा है उसको वायलेट कर देंगे। मतलब आपने जो नियम बनाए हैं हमारे लिए कि हम नमक नहीं बना सकते हैं, नमक पे टैक्स देना पड़ेगा, वो सब हम वायलेट कर देंगे अगर आपने हमारी बातें, ये 11 बातें मान नहीं ली। और जाहिर सी बात है अंग्रेज इतनी आसानी से मानने वाले थोड़ी ना है। तो अल्टीमेटली इन्हें वही करना पड़ा। इन्होंने 12 मार्च से अपना दांडी मार्च शुरू किया, दांडी मार्च शुरू किया। ठीक है, साबरमती से शुरू किया था, दांडी तक ये लेकर गए थे। ठीक है, दांडी कोस्टल तक। और ये 6 अप्रैल, हाँ 6 अप्रैल 1930 तक ये वहाँ तक पहुँच गए थे। इनके साथ 78 डेलीगेट्स थे इनके। ठीक है ना, बहुत लंबी यात्रा तय की थी। और ऑलरेडी ये 2 मार्च को एक लेटर लिख चुके थे इस मामले में कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम ये वायलेट करेंगे। तो फिर ये वायलेट इन्होंने किया और इन्होंने साल्ट बनाया और उस पर साल्ट लॉ को वायलेट किया। इन्हें बंदी बना लिया जाता है और इन्हें बंदी बनाने के बाद जो है और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिखने लगती हैं। सब लोग नमक का जितना लॉ है उसको वायलेट करते हैं। जैसे असम में होता है, असम में जो सिलखट है एक इलाका है, वहाँ पर
कुछ गुट लोग हैं ना, जो ग्रुप होता है ना, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने भी बंगाल तक, जो बंगाल है ना नोआखाली, वहाँ तक वो लोग भी चल कर जाते हैं और सॉल्ट लॉ ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अगेन ये सिस्टम चलता रहता है। मालाबार में भी यही होता है ना। मालाबार कहाँ पे है? ठीक है, केरल में है। ठीक है, कालीकट, एंड यहाँ पर पेयनूर तक ये जाता है, ये भी केरल में ही है। और ये जो केलप्पन होते हैं ना, केलप्पन, ये भी यही करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ही ऐसे बहुत सारी जगहों पर इस तरह से लोग करते हैं, जैसे कि आंध्रा में भी चलता है। ठीक है, आंध्रा में, उड़ीसा में, ठीक है, बंगाल में, बिहार, ठीक है, बंगाल, बिहार, एंड पेशावर में। पेशावर का थोड़ा किस्सा ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम्स कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स कोऑपरेट किए थे, फिर उनका भरोसा उठ गया था, तो ज़्यादा लोग नहीं थे। तो बट पेशावर के जो खान अब्दुल गफ़ार खान थे, ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी है ना, सीमांत कहिए या फ्रंटियर गांधी कहिए। ठीक है, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। इसको लाल कुर्ती के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो इन सब लोगों ने मिलकर भी गांधी जी के इस मिशन को, ये जो सॉल्ट लॉ वाला मिशन था, इसको पूरा किया। ठीक है, और यहाँ पर मुसलमानों का कॉपरेशन भी बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद जो है इनको खान अब्दुल गफ़ार को बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। ओके, फिर एक और थी मैडम रानी गाइदुल्लू। इनको रानी की जो उपाधि है वो जो है उन्होंने दिया था नागालैंड, वो क्या नाम था उनका, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, वो भी जेल में थे, उनको सेडिशन एक्ट उनके ऊपर लगा दिया गया था, तो वो भी जेल में थे। तो रानी गाइदुल्लू ये जो है मणिपुर की थी, तो मणिपुर एंड नागालैंड इनका एरिया था। ये जो है मणिपुर एंड नागालैंड, ठीक है, इन्होंने क्या है, एक हिराका रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था उस वक्त। ठीक है, इन्हीं लोग का हिराका रिलीजियस मूवमेंट, पहले इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, रिलीजियस मूवमेंट। एंड एट दैट टाइम शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 13 साल की थी ये, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और धीरे धीरे ये नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगी। ठीक है, अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे एक प्रभात का फेरी होता है ना, प्रभात फेरी लोगों को जागरूक करने के लिए चल रहा था। ठीक है, और जादुई लालटेन बोल रहे थे लोग, मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए ऐसे जुलूस टाइप का निकाला जाता था। और वानर सेना जो लड़कों की थी, उसको वानर, लड़के वानर होते हैं, एंड मंजरी जो था वो लड़कियों का था। ठीक है, ये सब चल रहा था उस वक्त। अब इसमें औरतें, बच्चे, ठीक है, स्टूडेंट्स, मुस्लिम, इवन ट्रेडर्स, ठीक है, ट्राइबल्स और लेबर, फार्मर्स, ये सभी लोग इन्वॉल्व थे। गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट तो किसी तरह से पहले तो शांत थी, लेकिन उसके बाद जब उसने सप्रेस करना शुरू किया ना, तो गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह से सप्रेस किया। और सबसे बड़ी बात है, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें कोई डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं थी, और ना ही कि हिंदुस्तानियों की किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। अब जो मॉडरेट बहुत ज़्यादा फेवर करते थे कि नहीं हम रिक्वेस्ट करके काम करा लेंगे, नहीं हम फेवर करके काम करा लेंगे, उनका तो बेचारों का मोह भंग हो गया। मतलब बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे थे वो अंग्रेज़ों से कि हमारी बातें मान लेंगे, बट अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। तो जो साइमन की रिपोर्ट आई ना, वहाँ पे नो स्टेटस ऑफ डोमिनियन, स्टेटस ऑफ डोमिनियन, कोई भी डोमिनियन का स्टेटस नहीं दिया गया। फिर उसके बाद आपका आते हैं, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था वो होता है। ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है, यानी कह लीजिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो नवंबर 1932 जैन 1931 में वन तक होता है। ठीक है, इसमें जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई उस पर डिस्कशन होता है और भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पे डिस्कशन होता है। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या सही है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पे डिस्कशन होता है कि क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोइंसिडेंटली यहाँ पे कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं था, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा था, ठीक है, और मतलब दलित के लोग तो मैं मेरे कहने मतलब है कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो दलितों के लिए एक अच्छा और मतलब उनको अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे और उस वजह से वो एक उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था क्योंकि उनका मानना था कि उनको अब दलितों के लिए एक अलग से एक स्टेटस चाहिए था, तो उन्होंने इसको अटेंड किया। लेकिन कांग्रेस ने इसमें पहला वाला अटेंड नहीं किया था। अच्छा, ये पहला वाला अटेंड नहीं किया तो इससे क्या हुआ, उसके उधर एक तरफ गांधी जी जेल में थे और नेहरू जी भी जेल में थे, तो कुल मिला के इरविन पैक्ट साइन करना पड़ा। इरविन पैक्ट क्या था, गांधी इरविन पैक्ट, ओके, गांधी इरविन पैक्ट साइन करना पड़ा 1931 में। ठीक है, 1931 5 मार्च में ये हुआ था, तो ये साइन करना पड़ा। इसमें क्या था कि इरविन ने बहुत सारी बातें गांधी जी की मान ली, लेकिन उसने एक दो बातें नहीं मानी, जैसे कि उसने ये नहीं माना कि हमारे पुलिस जो हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी एक्टिविटीज़ का इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, ये ऐसी कुछ बात उसने नहीं मानी थी। ठीक है, और उसने ये भी कहा था कि जो बहुत ही सीरियस क्राइम में जेल में है उनको हम नहीं छोड़ेंगे, और बाकी कुछ बहुत सारी बातों को उसने मान भी लिया था। ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ देंगे और जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है हम उनके बारे में भी सोचेंगे, ठीक से हम आपकी ज़मीनें जो जब्त कर ली गई उनको वापस कर देंगे, आप छोटे मोटे शांति से आंदोलन भी कर सकते हो। इन सब बातों को उसने एक्सेप्ट कर लिया था और बदले में गांधी जी को कन्विंस किया कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। ठीक है, तो एक मतलब समझौता ऐसा ही होता है कि कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी, कुछ बातें दूसरे को माननी पड़ेगी। तो इन दोनों जो साइड के लोग थे, दोनों ने एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी बातें एक्सेप्ट कर ली। गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, तो उस नाते गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करना था। ठीक है, तो गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो गांधी जी को ये अटेंड करना मतलब करना पड़ा क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इरविन पैक्ट पे साइन किया था। ठीक है, तो ये हुआ था 28 दिसंबर से 29 दिसंबर। ठीक है, हाँ शायद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था, 1931 है ना, तो 1931 में हुआ था। लेकिन इसमें भी कोई बहुत ना तो पहले वाले में कोई ढंग का रिजल्ट आया, ठीक है, ना स्टेटस की बात की गई और ना ही कुछ, और ना ही दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया जो हिंदुस्तानियों के काम का हो या उनके फेवर में हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इनफैक्ट ये चीज़ें और डिस्टर्बिंग होती गई क्योंकि जो है अल्पसंख्यकों को गुट बनाने की बातें होने लगी कि हिंदू को एक साइड में कर दिया जाए, जो अल्पसंख्यक है जैसे मुस्लिम हो गया, पारसी, सिख, इन सब लोगों को अलग कर दिया जाए, कम और दलित इनका एक कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट हो। तो गांधी जी 28 दिसंबर को लौट कर आए थे। ठीक है, 20 दिसंबर 1931 में वापस आए, ठीक है, वहाँ से, और उन्होंने 29 को फिर से सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दिया। 29 दिसंबर 1931 सिविल डिसोबीडियंस को फिर से स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो टोटली डिसअपॉइंट हो गया था कि हमें इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये हमें केवल बहकाया जा रहा है, हमें अपने साइड से मतलब हमें क्या किया जा रहा है कि हम भटकते रहें और हम कोई भी स्टेप ना ले पाएँ, इसलिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, फिर होता क्या है कि उसी ड्यूरेशन में 31 दिसंबर 1931 में एक नया विसराय आता है जिसका नाम था विलिंगडन। ठीक है, विलिंगडन,
तो विलिंगटन बहुत क्रूअल होता है, ठीक है। विलिंगटन ने गांधी से मिलने तक से मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूँगा, ठीक है। उसने रिफ्यूज़ टू मीट गांधी जी, ठीक है। उसने गांधी जी से कहा कि मतलब गांधी जी से मिलने से मना कर दिया क्योंकि उसको कोई सोल्यूशन नहीं निकालना था, उसको तो सप्रेस करना था लोगों को, ठीक है। और फिर 4 जनवरी को, मतलब सिर्फ 4 दिनों में 4 जनवरी 1932 में, ठीक है, उसने बंदी बना लिया गांधी जी को, गांधी जी को बंदी बना लिया, ठीक है। और उसने सप्रेशन शुरू किया, जैसे नागरिक सैनिक लॉ लाया, ठीक है। और बहुत सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया, मतलब इनके फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए ना। फंडामेंटल राइट्स जो बीच में अभी दिया गया था, अभी जस्ट ही दिया गया था, और फिर तुरंत ख़त्म भी कर लिया गया, आश्रमों पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है। और ये सब देखकर गांधी जी ने 1934 में, ठीक है, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको वापस ले लिया, ठीक है, विथड्रू कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, कुछ अच्छा करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, लगभग यही 1932 का ही इंसिडेंट होता है। एक कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, वही जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात होती है कि गुड बना दिया जाए। अच्छा, ये सब इन लोग का एक गेम होता है कि हम जब इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे ना तो लोगों में फूट डालो राज करो वाला हाल हो जाएगा, है ना। बांट देंगे इनको और इनके पावर ख़त्म, थोड़ा कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी इनकी पावर। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, भारतीय मताधिकार समिति कह सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इसको कहते थे लोथियम कमेटी, लोथियम कमेटी, ठीक है। तो लोथियम कमेटी ने जो है वो ये सिस्टम कर दिया कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, जैसे सिख हो गए, दलित हो गए, मुस्लिम हो गए, ठीक है, और कांग्रेस का अलग होगा, ठीक है। और उसमें यूरोपियन भी इंक्लूड थे, मतलब अपने आप को भी अल्पसंख्यक ही बोलते थे। फिर उसके बाद ये सब हुआ, इससे कांग्रेस की पावर पे असर पड़ेगा, जाहिर सी बातें पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए इस वक्त कांग्रेस ने और गांधी जी ने अपोज किया, जैसा कि उनको करना चाहिए, ठीक है। गांधी जी एंड कांग्रेस, ठीक है, उन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट को, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि उनको पता था ऐसे पावर तो बढ़ जाएगी। अभी आजकल की राजनीति में आप देखते होंगे कि अगर किसी को हराना है, जैसे किसी लीडर को खड़ा कर दो, वोट बढ़ जाएगा तो हम जीत जाएंगे, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, हमारे ओवैसी साहब यही करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं से बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है, तो वो वोट काटने का तरीका था। ऐसे ही ये जो कम्युनल अवार्ड था ये क्या था कि जब कई सारे लोग खड़े होंगे तो वोट बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर उन्होंने अपोज़ किया, ये अपोज़ कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब हिंदुत्व को बांट रहा है, देश को तोड़ रहा है, टुकड़े कर रहा है, मतलब ये चीज़ें विरोध की जा रही थी। अच्छा, इसके लिए गांधी जी ने स्ट्राइक कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया उन्होंने लंबे समय के लिए। तो फाइनली भीमराव अम्बेडकर को, मतलब दलित को वही लीड कर रहे थे, तो भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया, ठीक है। गांधी जी उस वक्त जेल में थे और इनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, और एक तरफ से भीमराव अम्बेडकर जो दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने साइन किया। ये हुआ था, आपका साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 में। इसमें क्या हुआ था, 18% सीटें रिजर्व कर दी गई थी दलितों के लिए, ठीक है, इनको मिला था। और सेंट्रल लेजिस्लेशन पे, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर पे इनके लिए 18% सीटें रिजर्व कर दी गई थी। फिर ये तो हो गया, इनको रिजर्वेशन मिल गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन ये कहाँ तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना था ये तो वक्त ही बताएगा। साइन तो हो गया, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात भी जो भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है। तो फिर इसके चक्कर में जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट यूनियन था, है ना,
उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए और जो ये है पूना पैक्ट है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं निकला। कुल मिला के ये सब एक तरह का एक तरह से कह लीजिए प्रोपेगेंडा था। और इसमें गांधी जी की भी गलती नहीं है। गांधी जी को क्या पता था कि कांग्रेस ऐसा करेगी, उन्होंने तो अपने हिसाब से चीज़ें की। फिर उसके बाद ये चीज़ें जो एक रिजर्वेशन देने की बात, उनको बराबरी देने की बात, ये सब जो एक तरह से प्रोपेगेंडा ही साबित हुआ। कुल मिला के कुछ दलितों को अभी भी कुछ उद्धार नहीं हुआ था, उनका अभी भी अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया था। तो फिर धीरे धीरे उनको लगने लगा कि मैंने शायद साइन करके, भीमराव अम्बेडकर को लगने लगा कि शायद साइन करके मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है, फिर अब आते हैं आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो 1932 में होता है, 17 नवंबर 1932 से, ठीक है, ये 24 दिसंबर तक होता है। ठीक है, 1932 तक होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अच्छा इसमें जो होता है वो भी वही होता है कि इसमें भी ना गांधी जाते हैं ना कांग्रेस जाता है। ठीक है, कोई नहीं जाता है और ना ही कोई प्रॉपर डिसीजन निकल के आता है इसमें। बट इसके जो प्रपोजल्स थे, इसमें जो भी प्रपोजल दिए गए थे 1933 में एक वाइट पेपर में इसको पब्लिश किया गया। वाइट पेपर एक तरह का ऑफिशियल पेपर होता है। ठीक है, वाइट पेपर पे इसको पब्लिश किया गया। एंड फाइनली जो 1900 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है, ठीक है, 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जी का जो 1935 में आया था, ये 1933 के ही सारे जो प्रोविजंस थे उनको इन्वॉल्व कर लिया गया था। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो है 1933 में जो है यरवदा जेल में गांधी जी थे। ठीक है, गांधी जी यहीं थे और जब यहाँ से वो छूटे तो उनका एक ही उद्देश्य था कि उन्होंने जो ये इरेडिकेट अनटचेबिलिटी मिशन स्टार्ट किया उसको ये पूरा कर पाएँ, क्योंकि ये 1932 में जेल में ही थे। इन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्टार्ट किया था। ठीक है, 1932 में क्या स्टार्ट किया था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था ताकि वो अनटचेबिलिटी को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पर भी इन्होंने इरेडिकेट अनटचेबिलिटी मूवमेंट मिशन शुरू कर दिया था। इरेडिकेट अनटचेबिलिटी मिशन। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बहुत लंबे लंबे सफ़र किए, बहुत जगहों पर घूमे और इन्होंने एक 1933 में ही हरिजन साप्ताहिक पत्रिका, हरिजन नाम इन्होंने दिया था दलितों को, डिप्रेस क्लास इनका नाम था पहले, लेकिन इन्होंने हरिजन दिया। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड है ना, इन्होंने दिया था नाम। तो ये हरिजन वीकली जर्नल्स पब्लिश करते थे, उसमें भी ये उन लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा करते थे। उनका मानना था कि अगर हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की, बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया ताकि जो हरिजन है उनके लिए, उनको अपलिफ्ट किया जा सके, उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके। और इस तरह से जो है मतलब वो 2 बार अनशन पे भी बैठे थे, 8 मई को और 16 अगस्त को 1933 में। तो इस तरह से हमने आपको तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी जी के कुछ स्टेप्स आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, जय हिंद।